सबसे पहला आर्टिकल है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 को लेके। इंडिया ने थोड़ा सा रैंक तो इंप्रूव करा है, पर बड़ी स्लाइट इंप्रूवमेंट है, उसको इंप्रूवमेंट नहीं बोलते। और टॉप रैंक पे अभी भी डेनमार्क है, जहां पे सबसे कम करप्शन के केसेस देखे जाते हैं। पर वहीं पे ग्लोबली अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो ग्लोबली करप्शन के केसेस हर कंट्री के अंदर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कुछ डाटा आपने ध्यान में रखना है, अपना जैसा रैंक याद कर लेना, बाकियों का उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि डेनमार्क बड़े लंबे अर्जे से पहले रैंक पे ही आ रहा है, जहां पे सबसे कम करप्शन है। कम करप्शन की बात करी। अब ये जो स्केल है अगेन 0 to 100 तक आएगी, और जो स्कोरिंग होएगी वो गुड गवर्नेंस के बेसिस पे रहेगी। तो जिसका जितना ज्यादा स्कोर होगा करप्शन वहां पे उतनी ही कम दिखाई देगी। तो सबसे ज्यादा स्कोर डेनमार्क ने अटेन करा है। कितना स्कोर आया है? तो 89 मार्क्स है इनके आउट ऑफ 100। इंडिया का रैंक अगर देखेंगे और साथ में स्कोर देखोगे, हम 50 से नीचे हैं। ठीक है, तो रैंक देखोगे तो 50 से ऊपर है, पर अगर स्कोर देखोगे तो 50 से नीचे है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब ग्लोबल सीपीआई क्या आ गया यहाँ पे? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं बोलना इसको, यहाँ पे करप्शन परसेप्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सीपीआई स्कोर है अगर ग्लोबली देखोगे, जैसे एक एवरेज निकाला जाता है कि पिछले डेकेड से हमने कितना इंप्रूव करा, तो 42 पे आ चुका है। 42 पे आने का मतलब है कि पूरे डेकेड के अंदर ये जो 10 साल निकले, करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हम 50 से नीचे का स्कोर लेके आ चुके हैं। ये सारी कंट्रीज का एवरेज निकाला हुआ है कि पिछले के कंपैरिजन में करप्शन के केसेस को टैकल करने में कितना काम किया, यानी कि गुड गवर्नेंस कितनी रही। गवर्नेंस वीक हुई है, ये हमें पता लगता है। ये किसी का रैंक नहीं है, ये एवरेज बताई हुई है, जस्ट कितना ड्रॉप आ चुका है, और सारी ही कंट्रीज के अंदर करप्शन के केसेस इंक्रीज कर रहे हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं इसमें, तो 182 कंट्रीज में से ये रैंकिंग निकलती है, और 122 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने 50 से नीचे का स्कोर करा है। 50 भी नहीं चढ़े हैं, 50 से नीचे का ही स्कोर है आउट ऑफ 182 कंट्रीज। और उसके अलावा ये मतलब मोस्ट सीरियस करप्शन के केसेस दिखा रहे हैं। इसके अलावा 80 एक ऐसी कंट्री हैं जो लगभग नीचे को ड्रॉप हुई हैं, अगेन जो कहीं ना कहीं टॉप स्कोर किया करती थी 80 के आसपास। तो सिर्फ 12 कंट्रीज में से अब बची हैं 5, तो ये भी ड्रॉप हुआ है। मतलब वो जो शुरू के टॉपर देखे ना आपने, उसमें भी पहले एक टाइम पे 12 थे जिनके 50 से ऊपर मार्क्स आए, 80 से ऊपर मार्क्स आया करते थे, इनमें भी ड्रॉप देखने को मिला है। अब चलो ये याद नहीं करना, बस ये दिखाया गया आपको कि जो करप्शन है उसके केसेस बढ़ रहे हैं। ये किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारी कंट्रीज को इंक्लूड करा गया है। अब डेनमार्क अगेन टॉपर है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी ने स्कोर करे गुड गवर्नेंस के ऊपर, दैट इज 89 मार्क्स। और उसके बाद फिनलैंड है, देन सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, वही जो आप नॉर्डिक कंट्रीज पढ़ते हो उन्हीं की रैंकिंग आपको टॉप में दिखाई देगी। और नीचे की तरफ जाओगे तो सोमालिया और साउथ सुडान, इनकी जो स्कोरिंग है वो 9 नंबर आए हैं, यानी कि 100 में से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 33 होते थे, 36 होते थे, 33 होते थे, तो ये 9 पे हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है यही फेल हुए हैं, और भी बड़ी सारी कंट्रीज हैं, अपना भी हाल देखेंगे तो। और वेनेजुएला, इनका स्कोर 10 है, तो मतलब सबसे नीचे कौन आया? सोमालिया और साउथ सुडान। अगेन स्कोर का स्केल है 0 to 100, जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा उतनी कम करप्शन होएगी। तो जितना पीछे को आपका स्कोर होता जाएगा, क्योंकि स्कोर तो इंप्रूव करना चाहिए था गुड गवर्नेंस के हिसाब से, तो ये साउथ सुडान और सोमालिया आ जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक हैं, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, इनके स्कोर्स में भी डिक्लाइन आया है। अगर पिछले दशकों को देखोगे तो उसके हिसाब से इन कंट्रीज में भी डिक्लाइन आया है। तो यहां से क्या पता लग रहा है जस्ट हमें कि करप्शन के केसेस लगभग हर कंट्री के अंदर सेम ही आ रहे हैं। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स ज्यादा हाईलाइट करी गई, तो एक तो वीकर सिविक स्पेस, और दूसरा डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। अथॉरिटेरियन, कोई ना कोई अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाने की ट्राई कर रहा है, करप्शन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया की पोजीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकती है। आउट ऑफ 182 कंट्रीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक है 91st पे 2026 का 2025 का, क्योंकि अभी 26 तो चला ही ना, उसका अगले साल रिपोर्ट कार्ड आएगा। तो 25 के अंदर 182 कंट्रीज में से हम स्टैंड कर रहे हैं 91st के ऊपर। स्कोर कितना है? तो पास हो गए हम 100 में से 39, मतलब पूरे पॉइंट पे ही हुए हैं। 33 पास होने के लिए चाहिए थे, तो लगभग 6 नंबर ज्यादा आगे, तो 39 मार्क्स हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन से बच गए। करप्शन अगर देखी जाए तो हमने लिखा है कि मॉडरेट करप्शन अभी भी कंसर्न बना हुआ है, मॉडरेट करप्शन है इंडिया के अंदर। एंड इंप्रूवमेंट कहां से हुई है? तो 2024 के अंदर हमारा रैंक आया था 96, तो इस बार हमने 5 रैंक ऊपर इंप्रूवमेंट कर लिया, तो करप्शन घटेगी, मतलब मॉडरेट करप्शन के कंसर्न अभी भी है। ठीक है, तो अपना जैसा रैंक याद रख लेना। अब आते हैं कंपैरिजन। अब कंपैरिजन के बिना तसल्ली नहीं आएगी। कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखेंगे, फिर अपने पड़ोसियों को देखेंगे, जहां पे भूटान ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है। इनका जो रैंक है दैट इज 18,
स्कोर नहीं भी करोगे इनका याद चल जाएगा, अपना जैसे याद रख लेना। इनका रैंक 18 आ रखा है। अगर एशिया के आसपास के एरियाज में देखोगे, भूटान ने सबसे बेटर परफॉर्म करा है। चाइना का रैंक देखेंगे तो 76 है, मतलब भूटान के तो पीछे ही है ना। उसके बाद मालदीव्स को देखोगे, इनका रैंक भी 91 है, मतलब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, एक ही रैंक पे दो लोग आ गए, मालदीव्स एंड इंडिया। अब आते हैं कि जो इंडिया से नीचे है, अब थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा अपना रैंक। जैसे श्रीलंका को देखोगे, रैंक 107 पे है, नेपाल 109, पाकिस्तान 136, बांग्लादेश 150, अफगानिस्तान 169, म्यांमार 169। ये हमारे पड़ोसियों का बताया कि भूटान के अलावा जो बाकी के हमारे नेबर्स हैं उनके क्या क्या रैंक्स हैं। तो मालदीव जो कि मैरीटाइम नेबर है हमारा, सेम ही रैंक के ऊपर आ रहा है, बाकी सभी के रैंक काफी ड्रॉप हुए हैं। उसके बाद रीजनल और गवर्नेंस ट्रेंड्स क्या क्या रहे। तो सबसे पहले तो एवरेज स्कोर अगर फुल डेमोक्रेसीज के अंदर देखोगे, अभी एवरेज स्कोर है, फॉर एग्जांपल ये हमारा पूरा वर्ल्ड आ गया, तो यहाँ पे जहां जहां पे भी डेमोक्रेसीज होंगी उसके हिसाब से कितना एवरेज स्कोर रहा, तो 71। फ्लॉड डेमोक्रेसीज की कैटेगरी में एवरेज स्कोर 47 के आसपास। ऑथोरिटेरियन रिजीम है जहां पे, वहां पे भी एवरेज स्कोर 32 आ गया। तो ये एवरेज निकाली गई है, कैसा रिजीम वहां पे लाए कर रहा है उसके हिसाब से, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बता दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो बॉडी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को पब्लिश करती है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 1993 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर आ जाएंगे बर्लिन, जर्मनी के अंदर। और ये फाइट मतलब जो कंट्रीज है उनको फाइट करने में हेल्प करता है अगेंस्ट करप्शन, ये इनका मेन एजेंडा है। और इसके अलावा फ्लैगशिप रिपोर्ट कौन सी आ गई इनकी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। एक और है, वैसे वो उतना पॉपुलर नहीं है, दैट इज ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। बैरोमीटर वैसे क्या रिप्रेजेंट करता है, जब आप उसको प्रेशर की बात करते हैं, तो ये बड़ा एक मल्टीफेसेटेड लेवल का इनका एक और इंडेक्स होता है जो इतना नहीं आप सुनते, आपके लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, बाकी कॉजेस क्या क्या बताएंगे कंज्यूमर, फिर से मैंने कंज्यूमर बोल दिया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। तो नंबर 1 तो वही वीक जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। नंबर 1 की जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी पॉलिटिसाइज हो गई हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होगी जज अपने हिसाब से बिठा देता है। अब ये एक कंट्री की बात नहीं हो रही, ऑन एन एवरेज क्या क्या रीजन रहे उनके बारे में बात करें। देन प्रोसिक्यूटोरियल इंटरफेरेंस, जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनकी भी काफी ज्यादा इंटरफेरेंस रहती है। उसके बाद अंडर रिसोर्स हैं, या फिर जो कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी ना जुडिशरी, तो ऑन एन एवरेज अगर रीजन देखें तो एक ये भी निकल के आता है कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कोर्ट्स ने काम नहीं किया। इम्प्यूनिटी फॉर पावरफुल एलिट्स, मतलब पनिशमेंट से उनको फ्री रखा हुआ है कि पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम ही पावरफुल हैं और मिसयूज करते हैं पावर का। देन अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में सबसे पहले पॉलिटिकल जो फंडिंग्स आती हैं बड़ी ज्यादा ओपेक है, कईयों के सोर्सेज ही पता नहीं लग रहे हैं कि कहां से ऐड हुए हैं, वो फंड्स कहां से आए हैं उनको। देन अनरेगुलेटेड लॉबिंग, इसका क्या मतलब आएगा, अनरेगुलेटेड लॉबिंग, हाँ बस वही है, मतलब सेम ही है। लॉबिंग, लॉबी क्या होती है, घर पे होती है ना, क्या करती है वो, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, तो वही लिखा है अनरेगुलेटेड है। किसी के बीच में कोई ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, एक तरफ रूलिंग एक तरफ ऑपोजिशन। और उसके अलावा करप्शन बहुत सारी हैं, इवन कई स्टेट्स तो कैप्चर भी कर ली गई करप्शन के बेसिस पे। देन श्रिंकिंग सिविक स्पेस, फॉर एग्जाम्पल एनजीओ के जो लॉज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। कई सेंसरशिप के केसेस भी सामने आएंगे। सेंसरशिप में एक और केस आता है, दैट इज न्यूज़पेपर की सेंसरशिप, और दूसरा आता है सेल्फ सेंसरशिप। इसका मतलब होता है हमें पता है कि हमारे ऊपर कल को अटैक हो सकता है, तो खुद ही चुप हो जाते हैं। हम वॉइस उठाने की ट्राई कर रहे थे पर खुद ही चुप हो गए, क्योंकि एनवायरमेंट आपकी साइड में ऐसा बन रखा था। तो दोनों ही कैटेगरीज देखने को मिली। जर्नलिस्ट के अगेंस्ट काफी सारा वायलेंस मिला। वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ये सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई। पुअर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वीक बजट्स हैं, प्रोक्योरमेंट ओवरसाइट, दिखा दिया जाता है बहुत लमसम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड आउट करा जाएगा, बाद में परचेजिंग कम रहती है। डेट मिसमैनेजमेंट, लोन उठा लिए जाते हैं और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली रिटर्न भी नहीं किया जाता। पेट्रोनेज नेटवर्क आसपास के, और ब्राइवरी और फेवरेटिज्म, ये वाली प्रॉब्लम हर केस में देखने को मिलेगी। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आते हैं करप्शन के, तो नंबर 1 जस्टिस और ह्यूमन राइट्स का इरोजन दिखता है जब आपको रूल ऑफ लॉ प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं होता। इसके बाद जो रेमेडीज मिलनी चाहिए थी विक्टिम्स को वो भी डिनाई हो जाती हैं। मतलब वही है, अभी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में आपने देखा बड़े सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए। कहीं पे मिडिल ईस्ट में जाओगे वॉर्स चल रखी थी,
अफ्रीकन यूनियन में आप गए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, तो ऑन एन एवरेज आपको सारी जगह पे लगभग सेम से ही इम्पैक्ट्स मिलेंगे। और जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड वही रहे। डेमोक्रेसी का डिक्लाइन भी आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन वीक होंगे, ओवरसाइट बॉडीज पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर काम करेंगी। देन पॉलिसी कैप्चर बाय एलिट्स, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट्स को अपने अंडर कर लेते हैं। फिर वो नेचर और डेवलपमेंट वाली डायलेमा भी आपको मिलेगी। रिड्यूस पब्लिक ट्रस्ट और पोलराइजेशन यहाँ पे पावर्स की बात करिए, हर कोई पावर के पीछे भागा हुआ है। कोई बोलता है 2 ब्लॉक, कोई बोलता है मोनोपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक ही पावर है, जैसे यूएस का एग्जांपल आ गया। कोई बोलता है हम आने वाली पावर है। तो पोलराइजेशन पे ज्यादा फोकस है रादर देन डेवलपमेंट। उसके बाद मीडिया और सिविल सोसाइटी को दबाने की ट्राई करी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अटैक्स हुए जर्नलिस्ट के ऊपर, वो सारे आप एड ऑन कर सकते हो। पुअर पब्लिक सर्विसेज और इनइक्वालिटी वाला कौन सा एसडीजी था? रिड्यूस इनइक्वालिटी, एसडीजी नंबर 10। तो वो सारी चीजें नहीं यहाँ पे फुलफिल होंगी। आफ्टर दैट ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट, इन्वेस्टमेंट घटेगी, ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स करप्शन की वजह से आती हैं। अब ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जिसके हेडक्वार्टर्स है बर्लिन, जर्मनी, उन्होंने दिए हैं ये रिकमेंडेशन। नंबर 1, एंश्योर इंडिपेंडेंट जस्टिस सिस्टम। जो पीछे आपने प्रॉब्लम्स पढ़ी वही रिकमेंडेशन में ऐड करी है कि जो कोर्ट है दैट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ताकि वो प्रॉपर प्रोसीडिंग्स अपनी कर सके। उसके अलावा एडिक्वेट फंडिंग होनी चाहिए, अटॉनमी तो होनी चाहिए पर एडिक्वेट तरह से फंडिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। मतलब पता होना चाहिए किस सोर्स से फंडिंग यहाँ पे करी गई थी, या तो लिमिट सेट कर दी जाए कि सिर्फ इतने ही फंड आ सकते हैं। देन रेगुलेट पॉलिटिकल फाइनेंसिंग, मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। इंप्रूव एक्सेस टू जस्टिस, हर एक कम्युनिटी को, स्पेशली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। प्रोटेक्ट सिविक स्पेस, जैसे आपने पीछे देखा कि जो जर्नलिस्ट वगैरह थे उनके साथ वायलेंस हुआ, अटैक्स उनके ऊपर करेंगे। सेंसरशिप जो है उन्होंने खुद ही अपने पे लगा ली कि हम बोलेंगे नहीं अब क्योंकि अटैक हो सकता है, जबकि उस जो लीडर था उनका, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि आपने बोलना नहीं है, तो सेल्फ उसमें वर्ड यूज कर लेते हो आप। फाइनेंशियल ओवरसाइट को इंप्रूव करने की जरूरत है, एनफोर्समेंट को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपकी थी विद रिस्पेक्ट टू करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। कभी ऐसे नहीं आएगा मेंस के अंदर कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में बताओ। करप्शन के ऊपर सवाल आ सकता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, इससे क्या क्या इंपैक्ट्स पड़ते हैं, इस तरह से वहां पे आपको रैंकिंग लिखनी पड़ती है, क्योंकि नंबर भी लेने हैं ना, तो थोड़ा सा फैक्ट एड ऑन करना पड़ेगा। बाकी प्री में तो इंडेक्स पे आता ही है सवाल, तो आप ध्यान रखेंगे। कौन इसे पब्लिश करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।